हिमाचल में आने वाले टूरिस्ट के लिए और रोहतांग टनल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इस चीज़ को लेकर के ये हुआ कि कुछ फर्जी जो है वो इंफॉर्मेशन दे करके जो है वो एंटर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो आवश्यकता नहीं। हम ये कह रहे हैं हिमाचल आइए, स्वागत है, लेकिन सही जानकारी दीजिए। क्या बुरा उसमें, क्या जानकारी देने में क्या कठिनाई है? जहाँ से आए हैं, जहाँ जाना है, ये उनको बताना पड़ेगा। अगर गलत बताएंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे। रोहतांग टनल जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सामरिक दृष्टि से। और टनल बनकर के अब तैयार हो रही है, सितंबर के महीने में उद्घाटन की उसकी तैयारी है हमारी। और मैं यही कहना चाहता हूं कि लाहौल स्पीति के लोगों के लिए तो वो एक ऐसा हो जाएगा कि भाई जिसको उनके लिए वरदान साबित होगा। ऑल वेदर रोड जो है, कनेक्टिविटी जो लाहौल स्पीति के लोगों के लिए रहेगी, लाहौल के लोगों की रहेगी पर्टिकुलरली। और जहां सुरक्षा की दृष्टि से आज के जो हालात हैं, परिस्थिति हैं, उसमें रोहतांग टनल के एक बहुत महत्वपूर्ण पहुंच है। इन सारी चीजों पर क्योंकि ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं और उसमें रोहतांग टनल के साथ 3 और टनल लेह तक बन जाने के लिए वो भी प्रपोज्ड हैं और उस पर भी प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में ये भी स्थिति आएगी कि लेह तक भी यहां से जाने का रास्ता मतलब ऑल वेदर होगा। नमस्कार, मैं प्रीति राठौर HP24 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रशिमधर सूद ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के कार्यों पर क्या कहा। कांग्रेस और NSUI के लोगों को हम पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, महिला मोर्चा के ऊपर कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस और NSUI के लोग जब कोरोना काल था तब घर में छुपकर रजाई के अंदर बैठे थे, तब आपको जनता की चिंता नहीं हुई, तब आपको किसी व्यक्ति की चिंता नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने घर घर जाकर, सड़क पर उतरकर फेस कवर अपने हाथों से बनाई और जनता तक पहुंचाई। 53,24,000 का आंकड़ा कोई कम नहीं होता। हमें फक्र है महिला मोर्चा के ऊपर। मुझे गर्व है अध्यक्षा होने के नाते कि मेरी महिला मोर्चा कोरोना काल में भी कार्यरत रही और आज भी कार्यरत है। लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हमें कोरोना के साथ जीना होगा। ये एक ऐसी महामारी है जिसका जल्दी कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। हमने गायत्री मंत्रों का जाप किया, यज्ञ किया, लोगों में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, लोगों में एक ऐसी आशा बांधने के लिए कि जीवन में बहुत कुछ करने के लिए अभी बाकी है। आपने क्या किया? आप हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं, आप हमारे पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यज्ञ किया, हमने सैनिटाइजर्स का वहां पे उचित प्रबंध किया, लोगों को उचित दूरी पे बिठाया। आपने क्या किया? वीरभद्र जी के यहाँ भोजन था, लंच डिप्लोमेसी थी, उसमें क्या किया आपने? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा आपने? आप हम पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपके ऊपर FIR लॉन्च हुई क्योंकि आपने नेशनल हाईवे को रोका, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आपके ऊपर FIR लॉन्च हुई। पढ़े लिखे तो आप सभी हैं, लेकिन जनता तक अपनी अवेयरनेस को पहुंचाने का कार्य तो करिए, जनता तक पहुंचने का कार्य तो करिए, जनता के दुख दर्द को समझने का कार्य कीजिए। गायत्री मंत्र से पूरा प्रदेश जो है वो पॉजिटिविटी में बदल गया। एक ऐसी आशा लोगों में जगी कि अभी बहुत कुछ है करने को, और आप सिर्फ केवल बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी कर कर कोरोना के ऊपर राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो ऐसी बात करते हैं। और मुझे फक्र है अपनी महिला मोर्चा पे कि वो सजग है, सजग थी, सजग है और सजग रहेगी। हम प्रदेश के लिए कार्यरत रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रीति राठौर HP24 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पे। इसको रिवाइव करने के लिए आने वाले टाइम में क्या कुछ किया जा सकता है? तैयारी है सरकार की भी और विश्वविद्यालय की भी। हमने 16 अगस्त के बाद कहा है कि परीक्षा ली जा सकती है, तब तक MHA की गाइडलाइंस
स्कूल खुले या ना खुले इस पर भी आ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये दी जाएगी। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उस पर जो है वो हम यूनिवर्सिटी से बात करके जो है वो तय कर। यूजीसी की गाइडलाइंस भी हैं और हमारी भी एक भावना है। हमने तो यूजीसी की गाइडलाइन से पहले ही ये निर्णय लिया था कि हम फाइनल ईयर की फाइनल सेमेस्टर की जो है वो परीक्षा लेकर के ही डिग्री देंगे। हम समझते हैं कि कोरोना सदा के लिए नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, दवाई आ जाएगी। लेकिन अगर आज हमने जो है प्रमोशन से डिग्री दे दी तो वो स्टिग्मा जो है वो बच्चे के ऊपर जो है वो सारी उम्र के लिए रहेगा। इसलिए फाइनल ईयर की तो परीक्षा होनी ही चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या मिक्स, दोनों में से कुछ भी हो। लेकिन पेन और के साथ वेबिनार सम्मेलन में उनको संबोधित भी किया है। एजुकेशन को लेकर किस तरह से समझते हैं कि कोरोना का कितना असर जो है वो एजुकेशन सेक्टर पर रहा है और इसको रिवाइव करने के लिए आने वाले समय तक के लिए क्या कुछ चीजें हो सकती हैं? देखिए, इस कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन हुए हैं, सारे विश्व में हुए हैं। हिंदुस्तान भी 24 मार्च के बाद जो है वो बंद है। बाकी चीजें जो है खुल गई हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर अभी भी बंद है। और इस कोरोना वायरस के काल में सबसे ज्यादा नुकसान दो चीजों को हुआ है, एक अर्थव्यवस्था को और दूसरा शिक्षा व्यवस्था को। अर्थव्यवस्था का रिवाइवल संभव है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का रिवाइवल जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि जो का समय निकल गया उतनी शिक्षा जो है वो उन बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकती जो आज होनी चाहिए थी। वो आज नहीं होगी, वो कल होगी। तो इसलिए ये समय वापस नहीं आएगा, इसलिए शिक्षा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि शिक्षा को हम आसानी से खोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्री प्राइमरी में है, प्राइमरी में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, उनको हम इस वायरस में बिना दवाई के, बिना वैक्सीन के जो है मैदान में खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए इनको जो है वो संभाल करके रखने की आवश्यकता है। और इस कारण से जो है वो शिक्षा में कोई अल्टरनेटिव सोचे जाएं। इसमें सबसे बड़ा अल्टरनेटिव जो है डिजिटलाइजेशन की बात, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रारंभ काल से ही करते आ रहे हैं, उसका एक लाभ हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो शायद प्रचलित है, और हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज इत्यादि में कुछ बड़े बड़े IITs इत्यादि में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं विद्यार्थी, क्योंकि वो इस काबिल होते हैं कि वो स्वयं ले सकते हैं शिक्षा को। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है वो कॉपी पेन के द्वारा या ब्लैक बोर्ड के द्वारा, टीचर के द्वारा ही अभी तक जो है हिंदुस्तान में होती आई है। और इसके लिए उसकी आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो केवल घर में बैठ करके मोबाइल के पास शिक्षक रहने से नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चा आइडल ना रहे, इसलिए उसके लिए कोई नई व्यवस्था भी की जाती है, और उसमें ऑनलाइन शिक्षा हमने प्रारंभ की है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने 16 अप्रैल से जो है 9 अप्रैल से शुरू कर दी थी। 16 अप्रैल से विधिवत जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की है, जिसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा करते हैं। फिर हमने दूरदर्शन को जो है इसमें एंगेज किया था। लेकिन उसके बाद हमने वैकेशंस डिक्लेयर कर दी। अब दोबारा से जो है वो हमारी 13 तारीख से प्रारंभ हो गए हैं स्कूल कॉलेजेस। उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन शिक्षा चलती है। हमारे प्राइवेट स्कूल जो है उसमें भी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में हमको मुश्किलें आती हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कई बार नेट नहीं होता है, सिग्नल नहीं मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे अर्बन और रूरल क्षेत्र में जो गरीब परिवार हैं उनके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं मिलते, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जोड़ना संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से कहा है कि भी जितनी आवश्यकता हो उतने टीचर्स को बुला करके आवश्यकता पड़ने पर कंटेंट जो है हम अभिभावकों तक, घर तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं कि ये पहुंचाया जाएगा। और अगर लंबा समय तक जो है ये एजुकेशनल के इंस्टीट्यूशंस को खोलने के बारे में केंद्रीय सरकार की जो है वो गाइडलाइंस में ये बंद रखने का हुआ, तो हम फिर से दूरदर्शन और इंडिया रेडियो पर भी विचार कर सकते हैं।
आज हम शिवरात्रि के अवसर पर आपको लेके आए हैं श्रृंग ऋषि गुफा में। इस हफ्ते फिर इनक्रेडिबल अनएक्सप्लोर्ड सिरमौर का एक नया चैप्टर आपके सामने। ये श्रृंग ऋषि गुफा है जो कि रेणुका जी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रामायण कालीन गुफा अपने आप में इतिहास समेटे हुए बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय गुफा। आज हम आपको उस ऐतिहासिक गुफा के अंदर लेके जा रहे हैं जो रामायण कालीन है, रामायण कालीन इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ दिन में भी आप रात का अनुभव करेंगे and it's very hard. You can see यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं जो अब इतनी आसानी से अंदर लाइट की व्यवस्था भी की हुई है इन्होंने। बहुत अच्छी बात है श्रद्धालुओं के लिए। अंदर गाइस ये वो अद्भुत गुफा है जिसमें श्रृंग ऋषि बैठकर तप किया करते थे। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। कहते हैं इस गुफा से पाताल द्वार का रास्ता भी जाता है। गाइस ये अद्भुत गुफा, एंडलेस केव, और हम इसमें देखिए कितना नीचे तक जाने वाले हैं। तकरीबन 3 से 4 मंजिल हम इस गुफा में नीचे उतरने वाले हैं। श्रृंग ऋषि इस गुफा के अंदर बैठ के तपस्या किया करते थे। कहा जाता है कि सुमंत्र यहीं पर आकर 11 दिन ऋषि को पुकारते रहे थे और 11वें दिन ऋषि इस गुफा से बाहर आए थे। यहाँ अत्यधिक प्राचीन शिवलिंग और ये धूलक, और मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये अनंत गुफा जिसका कोई अंत नहीं। इस गुफा का आज तक कोई अंत जान नहीं पाया। दिस इज द एंडलेस केव। अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, न्यूज HP24 के सभी दर्शकों को, ये पाताल लिंग, ये अद्भुत पाताल लिंग जिसकी पूजा कभी श्रृंग ऋषि किया करते थे। ये अद्भुत है। ये गुफाओं के अनंत द्वार, इसे शिव की मृगशाला कहा जाता है। और ये अनंत लिंग के दर्शन, पाताल लिंग के। हर हर महादेव। आपको श्रृंग ऋषि गुफा के HP24 के सभी दर्शकों को श्रृंग ऋषि गुफा से दर्शन कराते हुए मैं रिपोर्टर लवी सिंगला। हर हर महादेव।